नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, 23 जुलाई 2022 को जो रीट लेवल 2 एसएसटी का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसको हम आज हल करने वाले हैं, जो सेकंड ग्रेड के लिए और रीट मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो आप तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में एक बार इसको जरूर पढ़े। आपके हो सकता है इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एज इट इज सेम टू सेम बैठ जाए। तो रीट लेवल 2 के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है, पेपर को हल करने वाले हैं। डी सीरीज का पेपर है। इस वीडियो को पूरा देखिए तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न से तैयारी करना अंतिम समय में बहुत ही लाभदायक रहता है, महत्वपूर्ण होता है। यानी थ्योरी पढ़ ली आपने तो ऑब्जेक्टिव के बारे में अपन बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में सबसे पहले बात करते हैं अपन, ये एसएसटी का पेपर है, सामाजिक अध्ययन का, सोशल स्टडीज का, और लेवल 2 का पेपर है। पहला प्रश्न इसमें 91 प्रश्न है। एस तरंगों के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है? 105 डिग्री से 105 डिग्री तक एस तरंगों का विस्तार होता है। उसके बाद दूसरे प्रश्न की बात करते हैं अपन, कयाल किस तट पर स्थित है? तो कयाल की बात करते हैं, किस तट पर स्थित है? कयाल जो है वो मालाबार तट पर स्थित है, यानी केरल यहीं पे स्थित है। उसके बाद प्रश्न संख्या 93 की बात करते हैं, बैथोलित, लेखोलित, लेफोलित, फेकोलित संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये ज्वालामुखी से संबंधित है। उसके बाद प्रश्न संख्या 94 की बात करते हैं। 94 प्रश्न देर का फ्रेयांस के बारे में कौन कौन से कथन पूर्णतः सत्य हैं? सत्य कथन की बात करते हैं। फ्रेयांस की खदानें मेहरगढ़ से मिली है, गलत है ये। उसके बाद बात करते हैं अपन, फ्रेयांस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते, प्राकृतिक तौर पर नहीं पाए जाते, इनको बनाया जाता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद बालू व स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है, ये भी सही है। फ्रेयांस से मन के चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं, ये भी सही है। कुल मिला के तीसरा, चौथा और पांचवा यानी सी इसका ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है 95, ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य है? तो इसकी बात करते हैं। तो ऋग्वेद के अंदर सोम एक पौधा है, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद बात करते हैं अपन, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता थे, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता नहीं थे। उसके बाद बात करते हैं अपन, सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया है, बिल्कुल सही जवाब। उपनिषद में आरण्यक ग्रंथ माने जाते, ग्रंथ नहीं माने जाते, चौथा गलत जवाब। पांचवा देर का, इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता था, इसका मतलब ये भी गलत है। कुल मिला के पहला और तीसरा यानी ए ऑप्शन इसमें राइट है, 95 के अंदर ए राइट है। उसके बाद प्रश्न संख्या 96 की बात करते हैं अपन, एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो इनसे संबंधित ग्रंथ है वो मध्यम निकाय के अंदर है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 97 की, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ व मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह है? तो वह है विनय पिटक के अंदर। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, प्रश्न संख्या 98 की, भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां सर्व दर्शन में कौन शामिल है? तो इसमें वैशेषिक शामिल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 99, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था? तो मौर्य काल में भारत के अंदर आने वाला मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका लिखी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, अरिका मेडो के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। तो अरिका मेडो के विषय में पूर्ण सत्य कथन जो है वो 1, 2 और 3 है। यह पुडुचेरी में स्थित है। अरिका मेडो पूर्णतः महत्वपूर्ण पत्तन था और यह एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग, ह्वेनसांग भी कहा जाता है, जिसको किस राजा के दरबार में था? तो ह्वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है? तो कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की बात अभिज्ञान शकुंतलम में, जो कालिदास का नाटक है, उसमें की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीतरगांव मंदिर की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इनको भगवती धर्म के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में खुद कास्त एवं पाई कास्त क्या थे? तो खुद कास्त और पाई कास्त किसानों के प्रकार थे। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मंजीरे आबादी, सिपह आबादी, मुल्क आबादी का संबंध किससे है? तो ये प्रश्न जो है ये इसमें बोनस मिला है, 106वां प्रश्न जो है इसके अंदर बोनस दिया गया है, यानी इसमें बोनस मिला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित की थी? तो ये ताराबाई शिंदे ने प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1943 में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? यानी उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? तो विश्वास, धर्म, उपासना है, भाषा इसके अंदर नहीं दिया गया है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में पथ विक्रेता यानी जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनिमय अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये जो लागू हुआ वो 2014 में लागू हुआ। अगला प्रश्न दे रखा है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भारत में कनाडा से लिया गया है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बी.डी. जत्ती ने कार्य किया था। अगला प्रश्न है, किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? यानी लोकसभा के जो क्षेत्र है उनमें संख्या जो दे रखी है वो समान है, वो आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अंदर समान है, यानी 25-25 सीटें लोकसभा की दोनों जगह हैं। उसके बाद बच्चों की सुविधा के मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर की बात करते हैं तो वो 1098 है। अगला प्रश्न है, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है? तो जो आकार निर्धारित किया गया है मंत्रिपरिषद का वो है 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? तो इसमें पी.के. थंगुन समिति ने सिफारिश की थी। अगला प्रश्न, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो उपाधियों का जो अंत है वो समानता का अधिकार का हिस्सा है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। तो अनुसूचित जो भाषा है उनमें संथाली, हिंदी और संस्कृत है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर व्रत जो दिन एवं रात को विभाजित करता है कहलाता है? तो दिन और रात को विभाजित करने वाला प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। अगला प्रश्न है, अवरोही पवने प्रवाहित होती है। अवरोही पवने प्रवाहित जो होती है वो पर्वत से घाटी की तरफ प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सी आकलन की सीमा नहीं है? यानी आकलन की सीमा पूछा है तो आकलन की सीमा नहीं है, वो भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति आकलन की सीमा इसमें नहीं है। बाकी समय की कमी है, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व है और संकल्पनात्मक त्रुटि है। अगला प्रश्न है, ये शिक्षण विधि से संबंधित है, कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? पाठ योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है तो उसमें अधिगमकर्ता के पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान नहीं है, विषय का ज्ञान है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है और विधियों का शिक्षण एवं तकनीकी ज्ञान है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित है। सही बताना है आपको, सही कौन सा है? तो सही इसमें अरस्तु का आगमन एवं निगमन विधि बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? यानी सामान्य उद्देश्य नहीं है पूछा है आपको तो जाति प्रथा की प्रशंसा करना नहीं है, पर्यावरण से परिचित होना है, सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि और सांस्कृतिक विरासत की सराहना है। अगला प्रश्न है, समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? तो समस्या के समाधान के लिए इसमें 2 ऑप्शन सही दे रखे हैं। इसमें जो 25वां प्रश्न है इसमें सी 5 भी दे रखा है और 7 भी दे रखा है, यानी सी और डी दोनों ऑप्शन इसमें सही है, दोनों जिसने किए उन दोनों के सही है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? तो ये जो दे रखा है ये आयन मंडल से वापस आती है, यानी आयनोस्फीयर से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? समुद्र पर जल स्तंभ जो कहते हैं वो टोर्नेडो का कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? यानी ठंडी धारा के बारे में पूछा है तो आपका ठंडी धारा कौन कौन सी है? तो इसमें आपको तीनों में से ऑप्शन जो 4 दे रखे हैं उनमें से बताना है कि कौन सी ठंडी धाराएं हैं, उनको छाट के बताना है। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों ठंडी धारा, यानी लेब्राडोर ठंडी धारा, ओसियोबो ठंडी धारा है और वेनेजुएला ठंडी धारा है। बाकी अलास्का धारा गर्म धारा है। उपभोग के समय ज्वारी क्रम क्या होता है? तो उपभोग के समय ज्वारी क्रम जो होता है सामान्य से अधिक होता है। 130वां प्रश्न है, निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करके आपको बताना है, यानी इसमें पहला जो दे रखा है उष्ण कटिबंधी सदाबहार जो दे रखा है वो 3 नंबर महोगनी के अंदर, उष्ण कटिबंधी पर्णपाती दे रखा है साल आ जाएगा। उसके बाद पर्वतीय वन दे रखा है स्प्रूस आ जाएगा और मैंग्रोव वन दे रखा है इसके अंदर जो है वो ताड़ आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से सही हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लो अयस्क पेटियों का समूह है? तो लो अयस्क पेटियों का समूह आपको बताना है, तो इसमें ए और डी दोनों सही है। ए
सिंहमुख झारखंड के अंदर, बेलाडीला छत्तीसगढ़, नेल्लोर आंध्र प्रदेश के अंदर, यानी ए भी इसमें राइट बता रखा है और डी भी बता रखा है। मयूरभंज ओडिशा के अंदर, सिंहभूमि झारखंड में और बेलाडीला छत्तीसगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? अरावली पर्वतमाला जो है वो किस दिशा के अंदर विस्तृत है? तो इसमें सी और डी दोनों सही है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, दोनों क्रम इसमें सही है। उसके बाद दोनों जिसने किए उन दोनों ऑप्शन सही बताए हैं। अगला प्रश्न है 133वां, निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु को सम्मिलित कीजिए। जिलों और जलवायु को सम्मिलित करना है 133 के अंदर, इसके अंदर डी राइट है। जैसलमेर के अंदर शुष्क जलवायु है। उसके बाद जयपुर की बात करते हैं, जयपुर के अंदर उप आर्द्र जलवायु है और सवाई माधोपुर की बात करते हैं तो आर्द्र जलवायु और झालावाड़ के अंदर अति आर्द्र जलवायु है। अगला प्रश्न है, जिला एवं परियोजना के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 134वां प्रश्न जो दे रखा है इसके अंदर 1, 3 और 4 सही है, यानी ए राइट है 134 के अंदर, यानी चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर के अंदर है, उदयपुर मानसी वाक्कल परियोजना उदयपुर में है, प्रतापगढ़ के अंदर जाखम बांध है, बिसलपुर परियोजना अजमेर के अंदर नहीं है। अगला प्रश्न दे रखा है, किन फसलों के उत्पादन राजस्थान और भारत में प्रथम स्थान है? तो 135वां प्रश्न जो है इसके अंदर बोनस मिला है, यानी इसके अंदर बोनस मिला है। अगला प्रश्न 136वां, 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है, तो गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर पूछिए तो 10% वृद्धि दर है। अगला प्रश्न है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के हमीर को, राणा हमीर को दी गई थी। 1857 क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो उदयपुर के महाराणा उस समय स्वरूप सिंह थे। अगला प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अजमेर के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न, बृहस्पति राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? तो ये हीरालाल शास्त्री को चुना गया था। अगला प्रश्न है, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया था? तो चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न, तुलसी, हालरो, तिम्बनिया एवं पोत नामक आभूषण महिला द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? तो ये गले के अंदर पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है, विजयदान देता की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो दुविधा के ऊपर पहली फिल्म का निर्माण हो चुका है, जो शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की जो फिल्म है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो हेला जो ख्याल है वो लोक नाट्य दौसा से संबंधित है। अगला प्रश्न, पटेल बिछिया लाला रे माछर क्या है? तो ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में मानव मामलों से संबंधित है, यह परिभाषित किया गया है। तो ये जो परिभाषा दी है वो फेयर चाइल्ड द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न, कौन सी श्रव्य सामग्री के बारे में पूछा है? तो लिंग्वाफोन श्रव्य सामग्री जिसको सुन सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, कौन सा किलप्रोटिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? यानी किलप्रोटिक ने कौन सा प्रकार नहीं दिया है? तो विध्वंसक परियोजना नहीं दी है, रचनात्मक परियोजना दी है, समस्यात्मक परियोजना दी है, अभ्यास परियोजना दी है। अगला प्रश्न, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था? BF स्किनर ने किया था। ये हुए टोटल 150 प्रश्न। तो इस प्रकार के रीट SST के 23 और 24 जुलाई के तीनों शिफ्ट में जो पेपर आयोजित हुए उन तीनों पेपर को आपके सामने हल करवा दिया जाएगा। ये पहला था 23 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का पेपर, सेकंड शिफ्ट के बाद थर्ड शिफ्ट का और फोर्थ शिफ्ट का पेपर भी हल कर दिया जाएगा। सेकंड ग्रेड और रीट की जो तैयार कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं।